हेलो फ्रेंड्स, झारखंडी जोहार सभी को। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। इस क्लास में हम लोग हिंदी पेपर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग इस क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करते हैं। हिंदी के वो सभी प्रश्न जो कि जेएसएससी द्वारा पिछले कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, उन सभी प्रश्नों के बारे में इस क्लास में प्रॉपर डिटेल में हम लोग बात करते हैं और हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो रात को 8 बजे वाली इस क्लास को अभी तक नहीं देखे हैं? अगर आप लोग झारखंड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ रात को 8 बजे इस क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द पहचानिए। बताएंगे इन ऑप्शंस में से एक वचन का जो शब्द है वो कौन सा है? बातें, लताएं, लिपि, भैंसे। क्या होगा सही आंसर? देखिए, अगर हम लोग बातों की बात करें, अच्छा वचन कितने हैं आपको ये पता है? हिंदी के अनुसार 2 वचन होते हैं। हिंदी के अनुसार 2 वचन होते हैं। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन जिसमें हम लोग एक वस्तु के बारे में बात करते हैं, बहुवचन जिसे हम लोग एक से ज्यादा वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे एक वचन कौन है जिसमें हम लोग एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं बातें, तो बातें ये जो शब्द है ये बहुवचन है क्योंकि यहां पे कई सारे बातों के बारे में कहा जा रहा है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं लताएं, तो लताएं भी एक वचन नहीं है बल्कि ये बहुवचन है क्योंकि यहां पे कई सारे लताओं के बारे में बात की जा रही है। अगर हम लोग भैंस की बात करें तो यहां पे भी कई सारे भैंसों के बारे में बात की जा रही है जिसे हम लोग भैंसे कहते हैं। लेकिन लिपि, लिपि तो एक वचन शब्द है। लिपियां, लिपियां, जब आपको कहा जाए लिपियां तब होगा क्या? कई सारे लिपियां। तो अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लिपि। लिपि जो शब्द है वो एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन क्या होगा? लिपियां। जिस तरीके से बात एक वचन है, बातें बहुवचन है। लता एक वचन है, लताएं बहुवचन है। भैंस एक वचन है, भैंसे बहुवचन है। उस तरीके से लिपि एक वचन है और लिपियां होंगे बहुवचन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वचन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए बताएंगे, मित्र सॉरी मित्र शब्द का पर्याय क्या है? पर्याय यानी पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी सेम वही मीनिंग जो इसका मीनिंग है। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे सर, जैसे जल, जल का पर्यायवाची शब्द पानी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठंडा का पर्यायवाची शब्द शीतल कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि शीतल का मतलब भी ठंडा ही होता है और पानी का मतलब भी जल ही होता है। तो मित्र का पर्यायवाची शब्द जो है वो निम्नलिखित में से क्या है? बताएंगे ऑप्शंस में से क्या होगा। संबंधी अगर बात करें, संबंधी, संबंधी का मतलब होता है रिलेटिव्स, ये नहीं होगा। पड़ोसी, नेबर्स, ये नहीं होगा। सहयोगी यानी हेल्पर, ये नहीं होगा। सखा, सखा का मतलब होता है मित्र, फ्रेंड, दोस्त। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सखा। सखा का भी मतलब क्या होता है? मित्र ही होता है। दोस्त का भी मतलब मित्र ही होता है। ठीक है, तो मित्र का पर्याय शब्द सखा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लकीर का फकीर होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बताएंगे। लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए, लकीर का फकीर होना का मतलब क्या है? आंखें बंद करके जो पुरानी परंपराएं हैं, पुराने रीति रिवाज है, उन पे चलना, उनको फॉलो करना।
ठीक है, जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास पे चलना, जो पुरानी परंपराएं हैं उन पुरानी परंपराओं पे चलना। तो आंखें बंद करके पुरानी परंपराओं पे विश्वास करना, यही है आंखें बंद करके पुरानी ढंग से चलना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लकीर का फकीर होना। ठीक है सॉरी। चलिए आगे बात करते हैं, चंपत होना। चंपत होना का मतलब क्या है? सॉरी, तबीयत खराब है, ठीक है, लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद आप लोगों की क्लास ली जा रही है, क्योंकि आपके एग्जाम जो है वो सर पे है। कुछ ही दिनों में आप लोगों को एग्जाम देखने को मिल जाएगा, इसीलिए क्लास इंपॉर्टेंट है। बताएंगे चंपत होना। चंपत होना से आप लोग अगर समझ सकते हैं तो चंपाई होना कह सकते हैं। चंपाई सोरेन क्या किए? बीजेपी को छोड़ के, सॉरी जेएमएम को छोड़ के बीजेपी से चले गए, यानी जेएमएम से चले गए, चले जाना, भाग जाना, चंपत होना। क्या होगा? भाग जाना या फिर चले जाना। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंपत होना, चंपाई होने, देखिए ट्रिक बना के आपको समझना है। सभी चीजें तो आप याद रख नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको ट्रिक याद रखना है। ठीक है, चंपाई सोरेन से मेरी कोई दुश्मनी या दोस्ती नहीं है, बस आप लोगों को याद रहे इसलिए उनका नाम का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चंपत होना यानी चंपाई होना आप लोग समझ सकते हैं। जेएमएम से बीजेपी में चले गए तो चले जाना या फिर भाग जाना। चंपत होना, भाग जाना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गधा। गधा एक वचन शब्द है, यानी एक गधा की बात की जा रही है। अगर हम लोग कहते हैं वहां पे गधा खड़ा है, तो आप कितना गधा सोचते हैं? 50? नहीं, आप यही सोचते हैं कि एक गधा खड़ा है वहां पे। तो गधा जो है वो एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। गधा क्या है? एक वचन शब्द है, और इसका बहुवचन क्या होगा? गधे। बहुत सारे गधे हैं। हम लोग ऐसा तो बोलते नहीं है कि अरे देखो वहां पे बहुत सारा गधा है। बहुत सारे गधे हैं, क्योंकि जब बहुत सारे हो गए तो उसका बहुवचन होगा गधे। गधा एक वचन है, एक गधा होगा तो हम लोग बोलेंगे गधा है, और जब बहुत सारे गधे होंगे तो हम लोग बोलेंगे बहुत सारे गधे हैं। अब गधे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गधा का बहुवचन क्या होगा? गधे। और आपके एग्जाम में भी एक वचन, बहुवचन, लिंग पूछा जाता है। ठीक है, तभी आपको करवाया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। आप देख सकते हैं एक गधा है तो उसको कहेंगे गधा, और जब गधों की संख्या ज्यादा है तो हम लोग कहेंगे क्या? गधे। ठीक है, हिंदी के अनुसार दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। याद रखना है, हिंदी के अनुसार वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, चलिए क्रोध मनुष्य का दुश्मन है। इसमें क्रोध शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है? बताएंगे। एक लाइन दी हुई है कि क्रोध जो है वो मनुष्य का दुश्मन है। ठीक है, इसमें जो शब्द है क्रोध, वो कौन सी संज्ञा है? बताएंगे। अच्छा, संज्ञा क्या है ये भी आपको बताया गया है कि दुनिया का कोई भी नाम संज्ञा है। और अगर आपने अभी तक संज्ञा का क्लास नहीं देखा है तो संज्ञा बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया गया है। आप जाके देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं संज्ञा के बारे में। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? क्रोध के बारे में। तो क्रोध क्या है? एक भावना है। ऐसे तो क्रोध तो दिखता नहीं है। देखो, एक ये है मेरा 1 किलो क्रोध, ये है मेरा 5 किलो क्रोध। क्रोध क्या है? एक फीलिंग है, एक भावना है। और भावनाओं को हम लोग किसमें कंसीडर करते हैं? भाववाचक संज्ञा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। जो भी हमारी भावनाएं हैं जिसे हम लोग दिखा नहीं सकते हैं कि देखो भाई, ये देखो 1 किलो क्रोध है और ये गोल है, ऐसा दिखा सकते हैं क्या? नहीं। प्यार, क्रोध, सुंदरता, खुशी, दुख, ये सब क्या है? भावनाएं हैं। इन्हें हम दिखा नहीं सकते हैं, प्रकट नहीं कर सकते हैं, ये हमारे अंदर होती है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैसी चीजें जिन्हें हम लोग फिजिकली दिखा नहीं सकते हैं,
वो सभी चीजें हमारी भावनाएं होंगी। ठीक है, चलिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, बताएंगे। वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती हो उसको क्या कहा जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपने सीजीएल का एग्जाम इसके पहले दिया होगा जो कि 28 जनवरी 2024 में हुआ था, तो उस एग्जाम में भी इस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। हालांकि वो अलग बात है कि बाद में वो एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बताएंगे, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें जो है वो विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, विशेषण क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता हो उस शब्द को विशेषण कहा जाता है। जैसे मोहन अच्छा लड़का है। मोहन क्या है, अच्छा लड़का है। ठीक है, इसमें मोहन क्या है, मोहन संज्ञा है। लड़का क्या है, लड़का भी संज्ञा है। और मोहन कैसा लड़का है, तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, अच्छा। तो इसमें ये जो अच्छा शब्द है ये है विशेषण। मोहन कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। ये कहां से पता चला आपको, विशेषण से पता चला। मोहन की विशेषता कौन बता रहा है, लड़का की विशेषता कौन बता रहा है, अच्छा। तो अच्छा जो है वो एक विशेषण है। वही देखिए, राधिका बहुत सुंदर है। राधिका बहुत सुंदर है, तो राधिका की विशेषता बता रहा है, ये है राधिका। राधिका एक नाम है, तो राधिका संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि राधिका कैसी है, बहुत सुंदर है। राधिका कैसी है, बहुत सुंदर है। तो राधिका की विशेषता बता रहा है कि राधिका कैसी है, तो बहुत सुंदर है। तो विशेषण कौन सा होगा, सुंदर। सुंदर जो है वो क्या होगा, विशेषण होगा, क्योंकि संज्ञा की विशेषता बता रहा है, राधिका की विशेषता बता रहा है। फिलहाल अभी हम लोग विशेषण के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको मोटे मोटे तौर पर याद रखना है, वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें जो है वो क्या कहते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। पुष्पराज शब्द का लिंग कौन सा है, बताएंगे। पुष्पराज जो शब्द है उसका लिंग कौन सा है। पुष्पराज का मतलब क्या होता है। अच्छा, लिंग कितने प्रकार के होते हैं ये तो आपको पता होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करेंगे। चलिए, पुष्पराज का क्या मतलब होता है। पुष्पराज का मतलब होता है फूलों का राजा। फूलों का राजा, उसे हम लोग कहते हैं पुष्पराज। फूलों का राजा, राजा जो शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है, मेल है। राजा मेल ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि फीमेल राजा बन गया। अगर फीमेल है तो उसे हम लोग रानी कहते हैं। ठीक है, तो फूलों की रानी ये स्त्रीलिंग होगा, लेकिन फूलों का राजा पुष्पराज तो पुल्लिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, पुल्लिंग। फूलों का राजा या फिर पुष्पराज कौन सा लिंग है, ये पुल्लिंग है, मेल है। ठीक है, चलिए, व्याकरण के जिस रूप से ये पता चलता है कि वो पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है उसे क्या कहते हैं। और एक बार सभी लोग टाइपिस्ट के लिए जयकारा लगाएंगे। अभी लगवाते हैं टाइपिस्ट के लिए जयकारा। ठीक है, टाइपिस्ट के लिए जयकारा इसीलिए लगाएंगे क्योंकि पूरा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सभी लोग एक बार टाइपिस्ट महाराज के लिए जयकारा लगाएंगे कि जय हो टाइपिस्ट महाराज की, कि आपने हमें ऐसे ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल ऑप्शन को हटाते हैं साइड में और हम लोग बात करते हैं कि व्याकरण का वो रूप कौन सा है जिससे हम लोग ये पता करते हैं कि वो स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है।
तो बहुत ही आसानी से हम लोग आंसर दे सकते हैं क्या? अच्छा, टाइपिस्ट ने आंसर भी दिया है, राम। टाइपिस्ट ने आंसर भी दिया है, राम। जयकारा नहीं लगाएंगे तो क्या ही लगाएंगे बताइए। चलिए, तो क्या होगा, हम लोग अभी देखें लिंग, थोड़ी देर पहले ही, जस्ट एक आध मिनट पहले ही डिस्कस किए लिंग के बारे में। तो लिंग से हमें क्या पता चलता है? पुरुष या फिर स्त्री जाति के बारे में पता चलता है। लिंग से हमें उसके जाति के बारे में पता चलता है कि वो पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है। ठीक है, तो व्याकरण का वो रूप जिसमें हमें पुरुष अथवा स्त्री जाति के लिंग के स्त्री जाति के बारे में पता चलता है, उसे कहते हैं लिंग। ठीक है, ऑप्शन तो दिया हुआ है नहीं। चलिए, तो आप लोग याद रखेंगे, 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, 4 जो घोड़े हैं वो दौड़ रहे हैं। इस उदाहरण में किस विशेषण का, अच्छा ये उदाहरण कौन से विशेषण का है? अच्छा, विशेषण के बारे में अभी हम लोग बात किए। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद कितने हैं? 5 भेद है। विशेषण के कितने भेद है? 5 भेद है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ये 5 विशेषण के भेद हैं। हम लोग आगे विशेषण के बारे में भी पढ़ेंगे। जिस तरीके से हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़े हैं उस तरीके से हम लोग विशेषण के बारे में भी पढ़ेंगे। उस टाइम पे हम लोग विशेषण के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें विशेषण के बारे में, तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण में संख्याओं के बारे में जिक्र किया जाता है। और यहां पे भी आप देखेंगे संख्याओं के बारे में जिक्र किया गया है। घोड़े, कितने घोड़े? अब घोड़ों की विशेषता बताई जा रही है, कितने? 4। कितने घोड़े? 4 घोड़े। तो क्या होगा सही आंसर? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण है जिसमें संख्याओं के द्वारा उसकी विशेषता बताई जाती है। 4 घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े कितने? कितने घोड़े? 4 घोड़े। ठीक है, चलिए, किताब शब्द का बहुवचन क्या है बताएंगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। किताब जो शब्द है उसका बहुवचन क्या है? अगर हम लोग किताब शब्द की बात करें तो इसका बहुवचन क्या होगा? किताबें, किताब एक किताब को बोलते हैं। किताबें बहुत सारे किताबों को, एक से ज्यादा जब किताब होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? किताबें, बुक्स। ठीक है, अगर किसी को बोला जाए कि तुम 10 किताब लेके आओ तो हम लोग ऐसे तो बोलते नहीं, हम लोग क्या बोलते? 10 किताबें लेके आना। तो किताब एक वचन है और इसका किताबें जो है वो बहुवचन होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। निम्न में से अतिथि शब्द का पर्याय क्या है? अतिथि शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? और कुछ इजी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो कुछ आपको टफ क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। अगर हम लोग बात करें एग्जाम की तो कुछ इजी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, साथ ही साथ कुछ टफ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इस प्रकार के टफ क्वेश्चंस बताएंगे अतिथि शब्द का पर्याय क्या है। अब इसका आंसर बहुत ही कम लोगों को पता होगा। अतिथि शब्द का पर्याय क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो इसका सही आंसर होगा आंगंतुक, ऑप्शन ए। आंगंतुक का मतलब और अतिथि का मतलब है जो बिना बताए आ जाए, अचानक जो है वो आ जाए। ठीक है, तो आंगंतुक, आंगंतुक का मतलब है वैसा व्यक्ति जो बिना बताए अचानक आ जाए, उसे कहते हैं आंगंतुक। ठीक है, अतिथि, तो अतिथि का मतलब क्या है? आंगंतुक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ऑप्शन ए, नरेंद्र और अमर किस कहानी के पात्र हैं? अब आपने वापसी, दिल्ली में एक मौत, मिसपाल और ठाकुर का कुआं, ये चारों कहानी अगर पढ़ी होंगी तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। और ये चारों कहानी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ये चारों कहानी अगर आपने पढ़ी होगी तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे कि नरेंद्र और अमर किस कहानी के पात्र हैं। और मैं पढ़ा हूं,
मुझे पता है तो मैं बहुत ही आसानी से आंसर दे पाऊंगा कि वापसी जो है उसी कहानी के ये पात्र हैं। नरेंद्र और अमर जो है वो वापसी कहानी के पात्र हैं। वापसी जो कहानी है वो एक रेलवे एम्प्लॉय के बारे में बताता है। रेलवे एम्प्लॉय जो है वो पूरा जीवन रेलवे में नौकरी करता है। जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद अपने घर आता है तो घर में देखता है कि कोई उसकी इज्जत ही नहीं करता है। इसी के ऊपर पूरी कहानी जो है वो बनाई गई है और ये कहानी है किसकी? उषा प्रियमदा की। ठीक है, वापसी। तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ ले। ठीक है, अमर और नरेंद्र वापसी कहानी के पात्र हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में भाषाओं के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सटार लगा देते हैं, सटार। ठीक है ठीक है, स्टार मार्क कर दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जो भाषाई आधार पर अलग हुआ, या फिर भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया है? बताएंगे। सही आंसर क्या होगा? तो भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाषाओं के आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अच्छा अगर हम लोग किसी राज्य के बारे में बात कर रहे हैं और मैप में नहीं देख रहे हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। यह है मैप में, सॉरी आंध्र प्रदेश, और आप देख सकते हैं इस आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत की दुर्दशा का चित्रण किस नाटक में किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बताएंगे। भारत की दुर्दशा का जो चित्रण है वो किस नाटक में किया गया है? अगर इसके सही आंसर की बात की जाए, भारत दुर्दशा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत दुर्दशा जो नाटक है उसमें भारत की दुर्दशा के बारे में बात की गई है कि भारत की दुर्दशा जो है वो किस प्रकार से खराब हो रही है। ठीक है, याद रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये नाटक है भारत दुर्दशा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं। ठीक है, चलिए। सभी भाषा को एक लिखने का सही ढंग होता है और उस ढंग को क्या कहते हैं? बताएंगे। सभी भाषा को लिखने का एक सही ढंग होता है और उस ढंग को क्या कहते हैं? देखिए, अगर ये आपके सामने कुछ लिखा हुआ है तो ये एक ढंग में लिखा हुआ है तभी आप इसको पढ़ पा रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए ये क्या लिखा हुआ है तो आप बहुत ही आसानी से आंसर दे पाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि ये क्या लिखा हुआ है तो क्या आप आंसर दे पाएंगे? आप नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक सही ढंग में लिखा हुआ है लेकिन ये सही ढंग में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो भी भाषा है उन सभी भाषाओं को लिखने का एक सही ढंग होता है और उसी ढंग को हम लोग कहते हैं क्या? लिपि, स्क्रिप्ट। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्क्रिप्ट यानी लिपि। अच्छा, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? यह भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको हिंदी भाषा के बारे में पता होना चाहिए। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है कि पूछ लें कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी जो है वो हिंदी भाषा की लिपि है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आदिकाल के प्रमुख कवियों के रूप में जाने जाते हैं? बताएंगे। कौन से कवि हैं जो कि आदिकाल के कवियों के रूप में जाने जाते हैं? बताएंगे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विद्यापति। क्या होगा? विद्यापति। चलिए, अगर हम लोग बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास को, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में। अब ये 4 भाग कौन कौन है? आदिकाल, भक्ति काल,
रीतिकाल और आधुनिक काल। 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक आदि काल के रूप में जाना जाता है, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। भक्ति काल की अगर बात करें तो 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक भक्ति काल को जाना जाता है, जो से पूर्व मध्यकाल कहते हैं। रीतिकाल 1643 से 1843 और आधुनिक काल जो है वो 1843 से शुरू हुआ है। अब तक आधुनिक काल को ही जाना जाता है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं आदि काल, यानी पहले वीरगाथा काल। आदि काल के महत्वपूर्ण कवि कौन कौन है देख सकते हैं। अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति, नरपति, नाहल्या और जगनिक, ये आदि काल के कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं। इनमें से ऑप्शन में आपको दिया हुआ था विद्यापति, तो ऑप्शन ए जो है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आदि काल के प्रमुख कवियों में विद्यापति को जाना जाता है। अगर अमीर खुसरो होता तो अमीर खुसरो भी सही आंसर होता, अगर चंद्रबरदाई होता तो चंद्रबरदाई भी सही आंसर हो जाता। फिलहाल विद्यापति ऑप्शन में दिया हुआ था, इसीलिए विद्यापति हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कबीरदास को किस काल का कवि माना जाता है बताएंगे। अभी हम लोगों ने देखा 4 काल हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है, 4 भागों में। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इनमें से कबीरदास, इनके बारे में आप लोग सुने होंगे, चाहे हम लोग कबीरदास की बात करें, तुलसीदास की बात करें, सूरदास की बात करें, तो इनका नाम आपने सुना होगा। कबीरदास जो है वो किस काल के कवि माने जाते हैं, क्या होगा सही आंसर। कबीरदास की अगर हम लोग बात करें तो कबीरदास जो है वो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भक्ति काल। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं भक्ति काल, और भक्ति काल जो है वो 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। भक्ति काल में आप देखेंगे कबीरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, उसके बाद सूरदास, इन सारे कवियों को जाना जाता है। तो भक्ति काल के कवि तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और कबीरदास। ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलिए, किसी देश के सभी लोग जिस भाषा का उपयोग करते हैं उस भाषा को क्या कहते हैं बताएंगे। किसी देश के सभी लोग अगर किसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो उस भाषा को क्या कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी देश के सभी लोग अगर एक ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत के सभी लोग एक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। भारत के लोग अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की राजभाषा है जो कि हिंदी है। ठीक है, चलिए, और यह है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। गोदान उपन्यास में केंद्र बिंदु क्या है? गोदान उपन्यास जिसका प्रकाशन 1936 में किया गया था। कब किया गया था? 1936। मुंशी प्रेमचंद जी की यह उपन्यास है, और मुंशी प्रेमचंद जी का ये अंतिम उपन्यास है गोदान। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो बताएंगे गोदान उपन्यास जो है उसका केंद्र बिंदु क्या है। अगर गोदान उपन्यास की बात की जाए तो इसका केंद्र बिंदु क्या है? कृषि की प्रधानता या फिर किसानों का जीवन, किस प्रकार से एक किसान जो है वो जीवन भर मेहनत करता है, कृषि करता है, लेकिन उसका फल जो है वो जमींदार को मिलता है। ठीक है, तो किसानों का जीवन जो है इसका प्रमुख बिंदु है, और इसमें होरी को एक किसान के रूप में बताया गया है। ठीक है, तो गोदान उपन्यास आप देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। 1936 में, याद रहेगा आप सभी को, 1936 में इस उपन्यास को प्रकाशित किया गया था, और मुंशी प्रेमचंद जी का ये अंतिम उपन्यास है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास कौन सा है, तो गोदान। ठीक है, क्लियर। गोदान उपन्यास का प्रकाशित
वर्ष कब है? 1936। ठीक है, यानी गोदान उपन्यास को कब प्रकाशित किया गया था? 1936 में। ठीक है, क्लियर? अब बताएंगे किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या? आई होप सो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। रोजाना सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।